हम आज पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशंस। कहा जाता है इकोनॉमिक्स एंड एजुकेशंस आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट के ये दो साइड है। ना इकोनॉमिक्स के बिना डेवलपमेंट संभव है और ना ही एजुकेशंस के बिना। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये दोनों है और ये चैप्टर भी उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एज ए एस्पिरेंट हम इस चैप्टर से क्या सीखेंगे, क्या जानेंगे। यहाँ पर एक चैप्टर है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, जहाँ पर इनपुट्स और आउटपुट्स के बारे में कंपैरिजन किया जाता है। तो आपका क्या इनपुट्स है, क्या जो इनपुट्स आप दे रहे हो ये पर्याप्त है आपके एम्स को प्राप्त करने के लिए, या फिर और भी कुछ करना पड़ेगा। क्या सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस से ही स्वप्न साकार हो जाएंगे, या फिर सेल्फ स्टडी भी करना पड़ेगा, नोट क्रिएट करना पड़ेगा, PYQ लगाना पड़ेगा, मॉक टेस्ट अटेंड करना पड़ेगा, और भी बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। यानी कि इनपुट्स को बढ़ाना पड़ेगा। जितना आप इनपुट्स को बढ़ाओगे ना, उतना आपका आउटपुट्स आने का संभावना बढ़ता जाएगा, क्योंकि इनपुट्स ही तो डिसाइड करता है ना आउटपुट्स को। इसीलिए रुकना नहीं है, आपको इनपुट्स बढ़ाते जाना है। इसीलिए शिवमंगल सिंह कहते हैं, गति प्रबल पैरों में भरी फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा। गति प्रबल पैरों में भरी फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा। जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, जब तक ना मंजिल पा सकूं तब तक ना मुझे विराम है। चलना मेरा काम है, चलना मेरा काम है। हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू एजुकेशन विद टीवी सर। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। बहुत सारे बंदे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इसके ऊपर वीडियो लाया जाए, क्योंकि इसको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि एजुकेशन के जो 3 मेन पिलर्स है, जो कि है फिलॉसफी, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, ये सबसे बड़ी बुनियाद या फिर फाउंडेशन है एजुकेशन के, ऐसे हम मानते हैं। लेकिन इन तीनों के बाद भी और एक पिलर जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशंस, वो है इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशंस। क्योंकि ये एजुकेशंस को और ज़्यादा शेप देता है, एजुकेशंस को ग्रो करने में मदद करता है, एजुकेशंस को एक स्ट्रेंथ देता है इकोनॉमिक्स। इसीलिए तो इंडिया के जितने भी एजुकेशंस पॉलिसी हुई है, चाहे वो पहला एजुकेशन पॉलिसी 1968 हो गया, या फिर दूसरा एजुकेशन पॉलिसी 1986 हो गया, या फिर रिसेंट का जो एजुकेशन पॉलिसी आया है 2020, सभी में इतना जोर दिया गया है फाइनेंस के ऊपर। ये तो चाहते हैं कि इंडिया क्या करे, अपने GDP का 6% एजुकेशन में स्पेंड किया जाए। लेकिन अब तक भी 6% कभी भी यूज नहीं हुआ है। लगभग अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 3 से 4% के बीच ही हरदम ये रहता है। इसीलिए एजुकेशन और ज़्यादा बेहतर नहीं हो पा रहा। जब हम 6% तक यूज कर लेंगे, एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाएगा, क्योंकि एजुकेशन को चाहिए बेटर फाइनेंस। जितना बेटर फाइनेंस होगा, जितना बेटर इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी एजुकेशन को दिया जाएगा, जितना बेटर इकोनॉमिक पावर एजुकेशन को दिया जाएगा, उतना बेहतर एजुकेशन होगा। तो क्या क्या एस्पेक्ट वगैरह है, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। क्लास को हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन कोट के साथ, और ये कोट नोबेल प्राइज विनर ग्रेट इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन जी का है। ओके, ये क्या कहते हैं, एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ लिटरेसी नहीं है या फिर कोई स्किल एक्वायर करना नहीं है, बल्कि ये क्या करता है, ये लोगों के कैपेसिटी को एक्सपांड करता है। उनके अंदर जो प्रतिभाएं छुपी हुई है, उस प्रतिभाओं को बाहर निकालता है, उनको और ज़्यादा सक्षम बनाता है, ताकि लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं उन सारे अपॉर्चुनिटीज़ को वो बेटर ग्रैब कर पाए। और जो जितना ज़्यादा कैपेबल होगा, जो जितना सक्षम होगा, वो उतना ज़्यादा क्या कर पाएगा, देश की डेवलपमेंट के लिए, नेशनल डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है। इसीलिए अमर्त्य सेन जी क्या कहते हैं, अगर एक कंट्री को इकोनॉमिकली डेवलप करना है, इंडिया को अगर आगे ले जाना है, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एजुकेशन को बेटर करना पड़ेगा। यानी कि एजुकेशन और इकोनॉमिक्स का संबंध बहुत ही
ज़्यादा गहरा है, बहुत ही ज़्यादा गहरा है। जैसे रॉस कहते हैं ना, फिलॉसफी और एजुकेशन एक कॉइन के दो साइड है, ये दोनों भी डेवलपमेंट के दो साइड है। इकोनॉमिक्स और एजुकेशन ये दोनों डेवलपमेंट के दो साइड है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए तो बेटर एजुकेशन चाहिए ही चाहिए, और एजुकेशन को बेटर डेवलप करना है तो बेटर इकोनॉमी चाहिए ही चाहिए। इसीलिए इन दोनों का रिलेशंस को स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तो हो गया अमर्त्य सेन जी के बहुत ही बेहतरीन कोट। फिर देखेंगे इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन का क्या मीनिंग है। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एजुकेशन। तो इकोनॉमिक एजुकेशन एक तरह का एप्लीकेशन है प्योर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का, जहाँ पर हम क्या करेंगे, जहाँ पर इकोनॉमिक्स के जो प्रिंसिपल्स है, कॉन्सेप्ट है, लॉज है, रूल है, आइडिया है, नॉलेज है, ये सारे इकोनॉमिकल नॉलेज को हम क्या करेंगे, इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशंस में यूज करेंगे। यानी कि एजुकेशंस में जो समस्याएं आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स के नॉलेज को हम अप्लाई कर रहे हैं। इसीलिए ये हो गया अप्लाइड ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, और इसको हम कहेंगे इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। यानी कि इकोनॉमिक्स का ही एक ब्रांच है, और इकोनॉमिक्स के नॉलेज को, रूल्स को, प्रिंसिपल को, सभी को हम यूज कर रहे हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन। तो इकोनॉमिक्स हो गया प्योर सब्जेक्ट, और इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन हो गया इकोनॉमिक्स का ही एक अप्लाइड ब्रांच, यानी कि ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स ऐसे हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर ज्यादातर इकोनॉमिक इशू रिलेटेड टू एजुकेशन के ऊपर ज्यादा स्टडी किया जाएगा, फोकस किया जाएगा। यानी कि एजुकेशन का कौन सा एस्पेक्ट ज्यादा यहाँ पर स्टडी होगा, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट ज्यादा स्टडी होगा। जैसे कि एजुकेशन में इकोनॉमिकल कौन कौन से डिमांड्स है, जैसे हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं ना, सप्लाई एंड डिमांड, जितना डिमांड्स होगा उतना सप्लाई होना चाहिए। सप्लाई कम हो जाएगा तो गुड्स की रेट बढ़ जाएंगे, या फिर सप्लाई ज्यादा हो गया तो गुड्स का रेट कम हो जाएंगे। ये जो सप्लाई और डिमांड के बीच जो गहरा संबंध है, जो कि हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, यहाँ पर भी सप्लाई और डिमांड्स है एजुकेशन में। इसको जब हम स्टडी करेंगे ये हो जाएगा इकोनॉमिकल एजुकेशन। तो एजुकेशन के बहुत सारे डिमांड्स होते हैं टू इम्प्रूव द एजुकेशन, टू इम्प्रूव द एजुकेशन सिस्टम। जैसे कि रिसोर्स हो गए, या फिर ह्यूमन रिसोर्स, या फिर फाइनेंस हो गया, बहुत सारे डिमांड्स होते हैं। उस डिमांड को कैसे फुलफिल किया जा रहा है, यानी कि उस डिमांड के अकॉर्डिंग कितने ज़्यादा सप्लाई हो रहा है, ये डिमांड सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट आता है ना, ये भी इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है। लेकिन ये एजुकेशन से रिलेट कर रहा है तो ये इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन का पार्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ कैसे फाइनेंसिंग हो रहा है, या फिर एजुकेशन के लिए फाइनेंसिंग का कौन कौन से प्रोविजन है, ये भी स्टडी किया जाएगा इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन में। और सबसे बड़ी बात जो है, देश क्या करता है, देश एजुकेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत सारे पॉलिसीज़ का निर्माण करता है, और इस पॉलिसीज़ के चलते वहाँ पर भी बहुत सारे प्रोविज़न क्रिएट किया जाता है ताकि बेटर एजुकेशन किया जाए। वो भी पॉलिसीज़, वो भी प्रोग्राम्स किसके अंडर आएंगे, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन के अंडर आएंगे। उन पॉलिसीज़ का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, उस पॉलिसीज़ में कौन कौन से प्रोविज़न है ताकि एजुकेशन और बेहतर हो पाए, वो सारा कुछ भी इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन में आएंगे। इसीलिए इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन इकोनॉमिक्स का वो ब्रांच हो जाता है जहां पर एजुकेशनल मैनेजर या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के जो हेड है वो क्या करेंगे, जो रिसोर्सेस अवेलेबल है या फिर जो रिसोर्स की स्कैरसिटी दिख रही है उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं, उसको कैसे बेटर कर रहे हैं, या फिर जो कम रिसोर्सेस अवेलेबल है उस कम रिसोर्सेस को लेके कितना बेटर आउटपुट ले पा रहे हैं, ये सारा कुछ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन में आएगा। क्योंकि इंडिया एक बहुत ही बड़ी पॉपुलस कंट्री है और यहाँ पे सफिशिएंट रिसोर्स दे पाना एक बहुत ही बड़ी चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए। यानी कि कम रिसोर्सेस को लेके कितना ज़्यादा बेटर हम मैनेज कर पा रहे हैं, जो एजुकेशनल मैनेजर है कितना ज़्यादा बेटर आउटपुट दे पा रहे हैं, ये भी स्टडी होगा इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन में। तो बड़े बड़े थिंकर्स क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन के ऊपर, वो कैसे डिफाइन करते हैं, वो भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो पहले हम देखेंगे थियोडोर डब्ल्यू स्कॉल्स का। ये जो स्कॉल्स है ना, थियोडोर स्कॉल्स बहुत ही ज़्यादा फेमस है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल इकोनॉमिक्स या फिर इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, क्योंकि ये जो रिसर्च किए हुए हैं ना, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, इसको अच्छे से याद कर लो, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल बहुत ही
फेमस, ओके, बहुत ही फेमस रिसर्च है इनका, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इसको अच्छे से याद कर लो। इसी के चलते कोई कोई इसको तो ऐसे भी कह देते हैं थियोडोर स्कॉच इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन के फादर है। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर काम किया है, सबसे ज़्यादा पॉपुलराइज करने वाले ये थियोडोर स्कॉच है, ओके। और थियोडोर स्कॉच क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है, सबसे बेस्ट रिटर्न देता है। क्यों ये कह रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट का मतलब है आप क्या कर रहे हो, थ्रू एजुकेशन आप स्किल डेवलपमेंट कर रहे हो, प्रोडक्टिविटी डेवलपमेंट कर रहे हो। और जितना ज़्यादा स्किल और प्रोडक्टिविटी एक बंदे में आएगा, एक इंडिविजुअल में आएगा, उतना ज़्यादा उसका इकोनॉमिकल ग्रोथ होगा, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा, उसका इकोनॉमिक वैल्यू इंप्रूव होगा, ये कहते हैं थियोडोर स्कॉच। फिर गैरी बिकर क्या कहते हैं, ये कहते हैं एजुकेशन सिर्फ एक अपवर्ड मोबिलिटी का टूल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही क्रूशियल इन्वेस्टमेंट है। ह्यूमन कैपिटल में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, क्रूशियल इन्वेस्टमेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये क्या करेगा, यहाँ पर ये प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ को ये बूस्ट करेगा। फिर जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है मार्क ब्लॉक का। मार्क ब्लॉक क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन क्या है, इकोनॉमिक्स के जो कॉन्सिक्वेंसेस एजुकेशनल चॉइसेस के आधार पे आ रहे हैं उसका स्टडी करना ही इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, एजुकेशन को बेटर करने के लिए पॉलिसीज़ में बहुत सारी इकोनॉमिकल प्रोविज़न क्रिएट कर रहे हैं, बहुत सारे फंड क्रिएट कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे एसेट्स देने की बात कर रहे हैं। वो एसेट्स एलोकेशंस के जरिए जो इकोनॉमिक्स में चेंजेस आएगा उसको ही कह रहे हैं इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट हम एजुकेशन में कर रहे हैं वो कितना जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर पा रहा है, कितना प्रोडक्टिविटी क्रिएट कर पा रहा है, यानी कि इकोनॉमिक्स को कैसे स्ट्रेंथन कर रहा है उसको स्टडी करना इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन से, ये कहना है मार्क ब्लॉक का। फिर जो फेमस स्कॉलर है नवादिनी क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन कौन सी स्टडी है, ये स्टडी है बेटर रिसोर्सेज की जनरेशन करने की टेक्निक्स, या फिर बेटर रिसोर्स एलोकेट करने की, उसको बेटर यूटिलाइज करने की स्टडी है या फिर प्रैक्टिसेस है इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। लेकिन वो कहाँ पर होगा, वो होगा एजुकेशन के सेक्टर में। एजुकेशन में कैसे हम बेटर रिसोर्सेस जनरेट कर पा रहे हैं, यानी कि कैसे इफ़िशिएंट पर्सन्स वहाँ से निकाल पा रहे हैं, कैसे स्किलफुल पर्सन्स वहाँ से निकाल पा रहे हैं, या फिर कैसे स्किल्ड पर्सन्स वहाँ पर एलोकेट कर रहे हैं, यानी कि बेटर टीचर्स, बेटर लेक्चरर्स, या फिर बेटर प्रोफिशिएंट स्किलफुल पर्सन्स वहाँ पर एलोकेट कर पा रहे हैं। वो सारा का स्टडी हो गया इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। तो ये सारा हो गया बहुत सारे फेमस डेफिनेशंस, बहुत सारे बड़े बड़े इकोनॉमिक्स या फिर एजुकेशनलिस्ट का। फिर नेक्स्ट हो गया स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन के क्या क्या स्कोप्स है वो थोड़ा देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन में ज़्यादातर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल कॉस्ट हम इन्वेस्ट करेंगे और वहाँ पर हम कुछ बेनिफिट पाने की कोशिश करेंगे, या फिर उसका कुछ आउटपुट पाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर ज़्यादा डिजायरेबल क्या है, जितना कॉस्ट यहाँ पर इन्वेस्ट किया जा रहा है उससे ज़्यादा बेनिफिट पाने की कोशिश किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर कॉस्ट बेनिफिट फैक्टर जो है एनालिसिस किया जाता है, कॉस्ट बेनिफिट फैक्टर जो कि आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग क्या बेनिफिट आ रहा है। हम इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या समझते हैं, इन्वेस्टमेंट का मतलब ऐसी जगह पर हम निवेश कर रहे हैं जहां पर प्रॉफिट के चांसेस होते हैं। इसीलिए एजुकेशन को सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बताया जा रहा है, क्योंकि एजुकेशन में जब हम इन्वेस्ट करेंगे वहां से ज़्यादा बेनिफिट आने की संभावना है। क्योंकि जब एजुकेशन को हम बेटर कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं, तो वहाँ पर बेटर प्रोडक्टिविटी आने की संभावना है, वहाँ पर स्किल पर्सन्स आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ने की संभावना सबसे ज़्यादा है। इसीलिए एजुकेशन को सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कहा जा रहा है। एजुकेशन इज द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट ऐसे कहा जाता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो स्कोप है, जितना हम वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा बेनिफिट आ रहा है या नहीं आ रहा है जान पा रहे हैं। ओके, फिर जो दूसरा स्कोप हो गया, यहाँ पर वेरियस सोर्सेस ऑफ फंडिंग के बारे में
हम जानते हैं, यानी कि कौन कौन से वो कोस्ट है जो कि हम आगे चल के भी पढ़ेंगे। बहुत सारे कोस्ट शेयर होते हैं, कहाँ कहाँ से कोस्ट आ रहे हैं, पब्लिक कोस्ट है, प्राइवेट कोस्ट है, अदर स्टेक होल्डर से कोस्ट आ रहे हैं, वो सारे कोस्ट के बारे में भी जानेंगे। डायरेक्ट कोस्ट हो गया, इनडायरेक्ट कोस्ट हो गया, पब्लिक कोस्ट, इंडिविजुअल कोस्ट, ये सारे कोस्ट को भी हम बेटर वे में पढ़ेंगे। ओके, तो इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन में उस फंडिंग के बारे में भी हम जानते हैं, उसके सोर्सेस के बारे में भी जानते हैं, कहाँ कहाँ से फंडिंग आ रहे हैं, कैसे हम ज़्यादा फंडिंग कर सकते हैं या फिर कलेक्शंस कर सकते हैं, ताकि हम एजुकेशन को एक बेटर शेप दे पाए, एक बेटर दिशा दे पाए। इसके बारे में भी यहाँ पर हम जानते हैं। ओके, उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन में एजुकेशन कैसे अर्निंग को इम्पैक्ट कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे फोस्टर कर रहा है, कैसे सोशल बेनिफिट्स हो रहे हैं, ये सारा कुछ भी यहाँ पर स्टडी होता है। यानी कि एजुकेशन के चलते क्या हो रहा है, एजुकेशन के चलते ज़्यादा बेटर स्किल्ड पर्सन्स डेवलप हो रहे हैं। एजुकेशन क्या कर रहा है, अगर आप देखोगे जो जितना बेहतर एजुकेशन लेगा, यानी कि उसके अंदर उतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी डेवलप होगा, उसके अंदर उतना ज़्यादा अर्निंग कैपेसिटी डेवलप होगा, यानी कि स्किल डेवलप होगा, और स्किल के जरिए वो क्या करेगा, वो ज़्यादा अर्निंग करेगा। अर्निंग ज़्यादा करेगा तो उतना ज़्यादा वो इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन हो पाएगा, उतना ज़्यादा वो इकोनॉमिकली ग्रो करेगा, और जितना ज़्यादा वो इकोनॉमिकली ग्रो करेगा वो किसको कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली देश के इकोनॉमी को वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। फिर उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन में हम क्या पढ़ते हैं, जो वेरियस इनइक्वालिटीज़ है या फिर डिस्पैरिटीज़ है उसको भी स्टडी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एजुकेशन और इकोनॉमिक्स का संबंध जो है बहुत ही ज़्यादा गहरा है। जो सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस है वो भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक बेस्ड है, लेकिन उसको भी कौन ज़्यादा इम्पेक्ट करता है, वो करता है एजुकेशन। जितना बेटर एजुकेशन होगा, सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस चेंज होने की संभावना सबसे ज़्यादा है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बेटर होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। इसीलिए इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन में हम डिस्पैरिटीज को भी बेटर वे में जानते हैं। उसके साथ साथ इसका जो सबसे बड़ा स्कोप है, जो एजुकेशनल पॉलिसीज डेवलप किया जा रहा है ताकि हम एजुकेशन को बेटर रिफॉर्म्स कर पाए, हम इकोनॉमिक्स को बेटर रिफॉर्म्स कर पाए, या फिर एक प्रोडक्टिव सोसाइटी क्रिएट कर पाए, वो सारे पॉलिसीज का क्या कुछ इफेक्टिवनेस है उसको भी बेटर वे में हम इवैल्यूएट करते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन में। और जो लास्ट स्कोप है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो ग्लोबल ट्रेंड्स चल रहे हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस चल रहे हैं, उसको बेटर वे में जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कंपैरिजन करना पड़ेगा। क्यों वो देश इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर एजुकेशन में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जैसे यूएसए हो गया, यूके हो गया। लेकिन क्यों इंडिया का एजुकेशन बेटर नहीं हो पा रहा है, क्यों यहाँ का इकोनॉमी बेटर ग्रो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हम एजुकेशन में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं एज कंपेयर टू डेवलप कंट्री। इसीलिए ऐसे कंपैरिजन यहाँ पर देखे जाएंगे। तो ये कंपैरिजन जो है ना, ये कंपैरिजन एक बेटर आइडिया देगा ताकि हम हमारे एजुकेशन को बेटर कर पाए, इकोनॉमी को बेटर कर पाए। इसीलिए इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन क्या करेगा, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन एक बेटर कंपैरेटिव व्यू हमको देगा कि वो इन्वेस्ट किए हैं एजुकेशन में, इसीलिए उनका इकोनॉमी बेटर हुआ है। आप भी अगर इन्वेस्ट करोगे तो आपका इकोनॉमी भी फ्लोरिश्ड होगा, बेटर होगा। ओके, फिर जो नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन का क्या कुछ सिग्निफिकेंस है वो भी थोड़ा देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन के चलते आप इकोनॉमिक ग्रोथ को बेटर एनहेंस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो कैसे ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को फोस्टर कर रहा है या फिर उसको कैसे बढ़ावा दे रहा है, उसको आप बेटर वे में एनालाइज करके जान पाते हो। इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन के चलते हम एक इन्फॉर्म पॉलिसी निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि कौन से रिसोर्सेस एजुकेशन को बेटर करते हैं, कौन से वो पैरामीटर्स
फैक्टर्स है या फिर इकोनॉमिकल बेसिस है जिसको हम अगर बेटर वे में टैकल करें या फिर बेटर वे में उसको सेव दे तो एजुकेशन और बेहतर हो सकता है। इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन में हम क्या कर रहे हैं, बेटर रिसोर्सेस एलोकेट कर रहे हैं, इफेक्टिव रिसोर्सेस हम एलोकेट कर रहे हैं और उसके द्वारा हम एजुकेशनल स्टेटस को बेटर करना चाहते हैं, एजुकेशन की बेस को बेटर करना चाहते हैं, उसको हम रिफॉर्म्स करना चाहते हैं। तो जब हमको इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन बेहतर ढंग में पता चल जाता है तो हम पॉलिसी के द्वारा बेटर रिसोर्सेस एलोकेट करते हैं, कहाँ पर क्या चाहिए, कितना चाहिए, कौन से वक्त चाहिए, वो सारा कुछ हम बेटर वे में जानते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ही हम उसको टैकल करते हैं। इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन के द्वारा हम कॉस्ट बेनिफिट फैक्टर एनालिसिस करते हैं। कॉस्ट बेनिफिट फैक्टर का मतलब कितना कॉस्ट लग रहा है और वहाँ से कितना आउटपुट आ रहा है, यानी कि हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ से कितना बेहतर आउटपुट आ रहा है, उसको हम बेटर वे में इवैल्यूएट कर पाते हैं, जान पाते हैं। यानी कि जो इनपुट्स दिए हैं, चाहे वो मॉनेटरी हो गया, रिसोर्सेज बेस्ड हो गया, कुछ भी जो हमने इनपुट दिए हैं वो इनपुट कितना बेहतर आउटपुट दे पा रहा है, ये किससे पता चलेगा, ये इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन के द्वारा ही पता चलेगा। यानी कि टू इम्प्रूव द रिसोर्सेज एलोकेटेड टू द इंस्टीट्यूशंस दैट कैन बी इवैल्यूएटेड, दैट कैन बी डिटरमाइंड, दैट कैन बी नोन बाय इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। इसके साथ साथ ये जो इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन है, यहाँ से हम इनइक्वालिटी या फिर डिस्पैरिटीज़ के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो सोसाइटी को देखते हैं वहाँ पर सोशियो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट के बेस पर बहुत ज़्यादा कैटेगरीज आपको देखने को मिलता है और इसको दूर करने का सबसे बेटर तरीका आपको कहाँ मिलेगा, आपको एजुकेशन में मिलेगा। जितना बेहतर एजुकेशन होगा, एजुकेशन के चलते बच्चे क्या कर पाएंगे, बच्चे अपनी सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस को और स्ट्रेंथन कर पाएंगे, यानी कि यहाँ पर सोशल अपवर्ड मोबिलिटी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो रहा है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट हो गया वो है इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन के चलते हम वर्कफोर्स डेवलपमेंट को बेटर सपोर्ट कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन और जो लेबर मार्केट है, इन दोनों के बीच कौन सा रिलेशनशिप है, उसको और कैसे बेहतर किया जा सके, उसको भी हम कहाँ पर जानते हैं, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन पे जानते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम एक्ट करते हैं, यानी कि बेटर वर्क फोर्स डेवलप करते हैं। ओके, फिर जो नेक्स्ट पॉइंट हो गया, यहाँ पर इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर कैसे इम्प्रूवमेंट्स हो रहा है वो ज़्यादातर मेजर किया जा रहा है या फिर उसको इवैल्यूएट किया जा रहा है। जैसे कि हेल्थ एस्पेक्ट कितना बेटर हो रहा है, सोशल कोहेशंस कितना ज़्यादा बेटर हो रहा है, सिविल एंगेजमेंट कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, यानी कि ये जो ओवरऑल एस्पेक्ट है, चाहे वो सोशल हो गया चाहे वो इकोनॉमिकल हो गया, ये कितना बेहतर हो रहा है उसको भी हम कहाँ पर जानेंगे, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन में जानेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो एजुकेशन में बेटर इन्वेस्टमेंट हुआ है उसका रेपोकर्शंस क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है, उसको हम बेहतर वे में इवैल्यूएट कर पाते। फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया एजुकेशन एज एन इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एजुकेशन सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट का मतलब ही क्या है, जहाँ पर फ्यूचर बेनिफिट्स दिखते हैं वहाँ पर हमारे रिसोर्सेस हम इन्वेस्ट करते हैं ताकि एक बेटर प्रॉफिट वहाँ से हम ले पाए इन फ्यूचर में, इसी को ही इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं, इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि एजुकेशन सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, एजुकेशन इज द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट। हमने कोर्ट में भी पढ़ा, स्कॉच क्या कहते हैं, एजुकेशन सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब हम मनी स्पेंड करते हैं ये बहुत ही ज्यादा गेन देता है फ्यूचर में, क्योंकि यहाँ पर पीपल्स जो पढ़ने आ रहे हैं उनके स्किल डेवलप हो रहा है, उनके नॉलेज डेवलप हो रहा है, ओवरऑल पर्सनैलिटी ग्रूम हो रहा है। उनमें जब डेवलपमेंट होगा तो वो स्किलफुल होके बाहर आएंगे और जितना ज़्यादा स्किल उनमें होगा, जितना ज़्यादा नॉलेज इनमें होगा, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस उनमें होगा, वो ज़्यादा अर्न कर पाएंगे और जितना ज़्यादा अर्न करेंगे वो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो एजुकेशन के चलते क्या हो रहा
रहा है, एजुकेशन के चलते इंडिविजुअल का भी डेवलपमेंट हो रहा है और सोसाइटी की भी डेवलपमेंट हो रहा है। तो एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट माने डबल बेनिफिट है। अगर आप देखो कि इंडिविजुअल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, जो इंडिविजुअल वहाँ पर बेटर एजुकेशन ले रहा है वो बेटर जॉब पाएगा, हायर सैलरी पाएगा, बेटर लिविंग्स हो जाएगा उसका, तो ये इंडिविजुअल बेनिफिट में आ रहा है। लेकिन जब इंडिविजुअल बेनिफिटेड होगा वो कहीं ना कहीं सोसाइटी को और बेटर करेगा, सोसाइटी को इम्प्रूव करेगा, सोसाइटी को एक बेटर प्लेस ऑफ लिविंग में कन्वर्ट करेगा। इसीलिए सोसाइटी की भी बेनिफिट हो रही है। यानी कि जितना ज्यादा एजुकेटेड सोसाइटी होगा उतना ज्यादा प्रॉस्पेरिटी आपको देखने को मिलेगा, उतना ज्यादा डिसिप्लिन आपको देखने को मिलेगा। फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया वो है एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या संबंध है या फिर एजुकेशन कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को फोस्टर करता है, इसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहले हम जानेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट वास्तव में है क्या। अगर एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट क्या होगा, जब सोसाइटी का जो इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड है, इकोनॉमिकल स्टेटस है, उसको जब हम ग्रूम करेंगे, उसको जब हम इम्प्रूव करेंगे, उसको जब हम बेटर करेंगे, यही तो होगा सोसाइटी का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। तो सोसाइटी के किस आधार को देख के हम कहेंगे कि ये सोसाइटी इकोनॉमिकली डेवलप्ड है? जिस सोसाइटी में आप देखो कि जितना ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, जितना ज्यादा स्किलफुल पर्सन है, जहाँ पर प्रोडक्टिविटी बहुत ही हाई लेवल में है, जहाँ पर ऑलमोस्ट पॉवर्टी नहीं है या फिर पॉवर्टी को टैकल करने के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज, जॉब क्रिएशन जैसे बहुत सारे सुविधाएं हैं, ऐसे एक सोसाइटी को आप कहोगे इकोनॉमिकली डेवलप्ड सोसाइटी। जैसे हम फॉरेन कंट्री को देखते हैं, डेवलप्ड कंट्री को देखते हैं, वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कंट्री है क्योंकि वहां पर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारे स्किल एनहेंसमेंट प्रोग्राम्स है, बहुत सारे न्यू इनोवेशंस, न्यू आइडियाज ज्यादा है और वहां पर कैपिटा इनकम भी सबसे ज्यादा है। ऐसे ही सोसाइटी को हम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग सोसाइटी कहते हैं, इकोनॉमिकली ग्रोन सोसाइटी कहते हैं या फिर इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री कहते हैं। सोसाइटी को ये जो दर्जा दिया जा रहा है डेवलप्ड सोसाइटी या फिर इकोनॉमिकली डेवलप्ड सोसाइटी, वो कौन दे पाएगा? अगर आप देखो कि वहाँ का जो मूल स्रोत होगा, जो फाउंडेशन होगा, वो कहीं ना कहीं एजुकेशन होगा। अगर वो सोसाइटी को देखोगे, अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज वहाँ पर ज्यादा है, क्यों ज्यादा है? क्योंकि वहाँ पर इनोवेशंस ज्यादा प्रमोट किए जा रहे होंगे, ज्यादा इंडस्ट्रीज होंगी, ज्यादा सेक्टर्स होंगे, यानी कि अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी, या फिर वहाँ पर प्रोडक्टिव पर्सन्स ज्यादा डिमांड में होंगे या फिर स्किल्ड पर्सन ज्यादा डिमांड में होंगे। वो भी कहीं ना कहीं एजुकेशन से रिलेट करेगा। यानी कि एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो एजुकेशन क्या करेगा? एजुकेशन सोसाइटी का जो इकोनॉमिकल वेलबींग है उसको ये इम्प्रूव करेगा, उसको ये बेटर करेगा, उसको ये स्ट्रेंथन करेगा। और जितना ज़्यादा ये स्ट्रेंथन होगा, समाज में प्रोडक्टिविटी उतना ज़्यादा होगा, इनोवेशंस उतना ज़्यादा होगा, स्किल उतना ज़्यादा एनहेंस होगा, जॉब उतना ज़्यादा मिलेगा, सोसाइटी में प्रॉस्पेरिटी उतना ज़्यादा होगा। इसीलिए एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रिलेशंस बहुत ही ज़्यादा गहरा है। एजुकेशन के चलते क्या हो रहा है? एजुकेशन के चलते इनकम लेवल इंक्रीज हो रहा है, इनकम लेवल बेटर हो रहा है, सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस बेटर हो रहा है, पॉवर्टी रिड्यूस हो रहा है और सबसे बड़ी बात जो है कंट्री का इकोनॉमिकल ग्रोथ ज्यादा हो रहा है। इसीलिए जब इंडिविजुअल स्ट्रेंथन हो जाएगा, इंडिविजुअल इकोनॉमिकली रीच हो जाएगा, इकोनॉमिकली साउंड हो जाएगा, कंट्री अपने आप इकोनॉमिकली डेवलप्ड हो जाएगा। तो एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या संबंध हो गया? एजुकेशन एनहेंस करेगा पीपुल्स की स्किल को, नॉलेज को, जिसके चलते क्या होगा? जिसके चलते प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, इफिशियंसी बढ़ जाएगी और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा। जिसके पास जितना बेटर एजुकेशन होगा वो उतना बेटर यानी कि हाई पेइंग जॉब्स पाएंगे। बेटर एजुकेशन का मतलब ही क्या है? आपके पास बेटर नॉलेज है, उस नॉलेज के द्वारा आप बेटर आउटपुट निकाल सकते हो। इसीलिए जो हाई पेइंग जॉब्स होते हैं ना, वहां पर बेटर नॉलेज वाले पर्सन हायर किए जाते हैं, रिक्रूट किए जाते हैं। इसीलिए बेटर एजुकेशन लीड्स टू हायर पेइंग जॉब्स, हायर सैलरीड जॉब। और इसके चलते क्या होगा? इसके चलते इंडिविजुअल का इनकम बढ़ेगा, इंडिविजुअल का इनकम बढ़ेगा यानी कि वो इकोनॉमिकली साउंड होगा, इकोनॉमिकली वेल ग्रूम होगा। ओके, एजुकेशन क्या कर रहा है? हमारे अंदर स्किल की डेवलपमेंट कर रहा है, हमारे अंदर नॉलेज भर रहा है। जिस स्किल के जरिए, जिस
जिस नॉलेज के ज़रिए हम इनोवेशंस को प्राप्त करेंगे, बेटर इनोवेशंस हम कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा इनोवेशंस होगा वो क्या करेगा, प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करेगा। इसीलिए एजुकेशंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिकल एस्पेक्ट। फिर एजुकेशंस के चलते हम बेटर अपॉर्चुनिटीज़ पाएंगे। जितना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ पाएंगे उतना ज़्यादा हम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो पाएंगे, यानी कि पॉवर्टी रिड्यूस होगा एजुकेशंस के द्वारा। इसके साथ साथ एजुकेशंस क्या करेगा, एजुकेशंस इंडिविजुअल को बेटर हेल्थ आउटकम्स की तरफ ले जाएगा, यानी कि जो जितना एजुकेटेड होगा वो उतना हेल्थ कॉन्शियस होगा, यानी कि हेल्थ के ऊपर भी वो उतना अटेंशन देगा। क्योंकि अगर हेल्थ एक बार बिगड़ गया तो वो अर्निंग नहीं कर पाएगा। अर्निंग का कहीं ना कहीं डायरेक्ट रिलेशंस हेल्थ के ऊपर है। इसीलिए एजुकेटेड पर्सन्स क्या करता है, अपनी हेल्थ की भी देखभाल करता है। जैसे कि हम मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं या फिर रेगुलर मेडिकल चेकअप कराते रहते हैं, तो ये क्या है, ये हेल्थ कॉन्शियसनेस को इंडिकेट कर रहा है। जितना ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन्स होंगे हेल्थ कॉन्शियसनेस उतना ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होंगे उतना इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। आप सोचो, एक बंदा है जो कि छुट्टी ज़्यादा नहीं ले रहा है, उसके पास ज़्यादा आउटपुट देने की संभावना है। लेकिन जो बंदा बीच बीच में ज़्यादा बीमार हो रहा है, ज़्यादा छुट्टियां ले रहा है, उस बंदे से ज़्यादा आउटपुट आ नहीं सकता, क्योंकि ज़्यादा दिन वो काम नहीं कर पा रहा है ड्यू टू हेल्थ इश्यूज। इसीलिए एजुकेशन का कहीं ना कहीं हेल्थ से रिलेशन है, और हेल्थ का कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी से भी रिलेशन होता है। ओके, फिर एजुकेशन के चलते कहीं ना कहीं सोशल स्टेबिलिटी आता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो रहा है। जितना ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगा उतना ज़्यादा क्राइम कम होगा, क्योंकि जॉब मिलेगा तो लोग चोरी नहीं करेंगे, जॉब मिलेगा तो लोग गलत काम नहीं करेंगे, क्योंकि जॉब उनको बेटर सोर्स ऑफ इनकम दे रहा है। जॉब करते करते बेटर अर्निंग हो रहा है। जॉब से अगर बेटर अर्निंग हो रहा है तो वो अदर वे को जाएंगे ही नहीं, यानी कि क्राइम रिड्यूस होगा। और सबसे बड़ा पॉइंट जो है ये है, अगर आप देखोगे कोई भी इस कंट्री को देख लो जो इकोनॉमिकली वेल ग्रोन है, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, वो देश क्यों स्ट्रॉन्ग हो पा रहा है, क्योंकि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यानी कि जितना स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम होगा एक कंट्री का, वो उतना स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकली भी होगा। यानी कि इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया एजुकेशनल कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं एजुकेशनल कॉस्ट को लेके या फिर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन को लेके। इसी को लेके क्वेश्चंस आते हैं, एजुकेशनल कॉस्ट कौन सा डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट है, ऐसे लेके क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका राइट आंसर्स दे नहीं पाते। आज सभी डाउट खत्म हो जाएंगे। एजुकेशनल कॉस्ट क्या क्या है, या फिर कौन कौन से वो कॉस्ट है जो एजुकेशन में यूज होते हैं, कौन सा डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट है, कौन सा इंडिविजुअल है, कौन सा पब्लिक है, सोशल है, ये सारा कुछ हम यहाँ पर देखेंगे। तो क्या है कॉस्ट ऑफ एजुकेशन? एजुकेशन प्रोवाइड करने में या फिर रिसीव करने में, यानी कि एजुकेशन लेने में या फिर देने में जो जो एक्सपेंसेस एसोसिएट हो रहे हैं, सभी एसोसिएटेड एक्सपेंसेस को हम कहेंगे एजुकेशनल कॉस्ट। यानी कि यहाँ पर ट्यूशन फीस भी हो सकता है, बुक्स एंड सप्लाईज भी हो सकता है, ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है, हॉस्टल फीस भी हो सकता है। ये सारे तमाम जो एक्सपेंसेस यहाँ से जुड़े हुए हैं ना, ये सारे को हम कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। तो ऐसे भी कुछ कॉस्ट होते हैं जो हम डायरेक्टली देख पाते हैं, जान पाते हैं। ट्यूशन फीस हम दे रहे हैं, एनुअल फीस हम दे रहे हैं, लाइब्रेरी फीस हम दे रहे हैं, ये सारे फीस क्या हम डायरेक्टली उसको जान पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। ऐसे कॉस्ट को कहा जाता है डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट, ये क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट 3 दे देगा, एक इनडायरेक्ट कॉस्ट दे देगा, और आपको पूछेगा कि कौन सा डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है, या फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट दे देता है, वहां पर एक डायरेक्ट कॉस्ट दे देता है, पूछता है कि कौन सा इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं है, ऐसे करके भी क्वेश्चंस देता है। तो डायरेक्ट कॉस्ट जो विजिबल है, जिसको हम एसेस कर रहे हैं, जिसको हम देख पा रहे हैं, ओके। लेकिन कुछ ऐसे भी कॉस्ट होते हैं जो कि इनडायरेक्टली एसोसिएट होते हैं और ये एजुकेशन को इम्पैक्ट करते हैं या फिर इसके आउटपुट को इम्पैक्ट करते हैं। इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। जैसे कि हो गया कॉस्ट ऑफ लिविंग, आप कैसे लिविंग करते हो, आपका हैबिट क्या है, वो भी तो आपके एजुकेशन को इम्पैक्ट करेगा, आपके थिंकिंग को इम्पैक्ट करेगा,
करेगा या फिर आपके आउटपुट को, आपके प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करेगा। और एक एग्जांपल लेंगे तो कॉस्ट ऑफ टाइम, आप कितने टाइम दे रहे हो एक कार्य करने के लिए, पढ़ाई पढ़ने के लिए आप कितने टाइम दे रहे हो, वो टाइम भी तो कहीं ना कहीं आपको बेटर रिजल्ट देगा, आपको बेटर आउटपुट देगा। जितना कम टाइम आप दोगे, जितना कम टाइम आप स्पेंड करोगे, उतना रिजल्ट कम होने की संभावना है। जितना ज़्यादा टाइम आप स्पेंड करोगे वहाँ पर उतना ज़्यादा बेटर रिजल्ट आने की संभावना है। तो ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट कॉस्ट है। इनडायरेक्ट कॉस्ट, तो यहाँ से भी पता चल रहा है कि जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट की तरह यहाँ पर डायरेक्ट पेमेंट की कुछ सिस्टम नहीं है या फिर डायरेक्ट पेमेंट देना नहीं पड़ रहा है। लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन कुछ एडिशनल कॉस्ट एराइज हो जाते हैं एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ परसुइंग एजुकेशन। ऐसे हम कह सकते हैं एजुकेशन लेते लेते कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस, कुछ ऐसे हैबिट्स या फिर कुछ ऐसे कार्य होने लगते हैं जो कि एजुकेशन को इम्पैक्ट करते हैं, वो हो गया इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या डिफरेंस है उसको भी थोड़ा जान लेते हैं। पहले हो गया डायरेक्ट और दूसरा हो गया इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट जो भी होते हैं वो सारे डायरेक्टली टाइड होते हैं, डायरेक्टली टाइड विद द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। जो एजुकेशनल प्रोसेस है उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये टाइड होते हैं। जैसे कि साल के स्टार्टिंग में आपको एडमिशन फीस देना पड़ता है, जमा करना पड़ता है, डायरेक्टली वो है। एग्जामिनेशन फीस आप दे रहे हो वो डायरेक्टली है। हॉस्टल फीस हो गया, जो फीस आप डायरेक्टली दे रहे हो ना वो कहीं ना कहीं एजुकेशनल प्रोसेसेस में डायरेक्टली अटैच्ड है। इसको कहा जा रहा है डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है? इनडायरेक्ट कॉस्ट कहीं ना कहीं ये कॉन्सिक्वेंस बेस्ड है। यानी कि अगर आप देखोगे जो एजुकेशन में आप एडमिशन्स ले रहे हो, आप खुद को इम्प्रूव करने के लिए कुछ पर्सनल सैक्रिफाइस कर रहे हो, कुछ हैबिट्स के साथ एसोसिएट हो रहे हो, कुछ डिटर्मिनेशंस के साथ पढ़ाई पढ़ रहे हो, वहां पर कॉस्ट नहीं लग रहा है, वहां पर एक्सपेंसेस नहीं लग रहे हैं। लेकिन जो आपके पर्सनल सैक्रिफाइसेस है, डिटर्मिनेशंस है, वो एक कॉन्सिक्वेंस की तरह है। एजुकेशन आप परस्यू कर रहे हो तो उसका एक कॉन्सिक्वेंस की तरह आ रहा है, वो हो गया इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्योंकि ये भी तो कहीं ना कहीं आपके एजुकेशन को इम्पैक्ट करता है। अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हो, 5 घंटे पढ़ रहे हो, 10 घंटे पढ़ रहे हो, कितना घंटा आप पढ़ रहे हो वो भी इम्पैक्ट करेगा आपके एजुकेशन को। या फिर आपके जो लिविंग स्टाइल है, लिविंग स्टाइल कितने बजे आप उठ रहे हो, कितने बजे आप सो रहे हो, ये भी इम्पैक्ट करेगा आपके रिजल्ट को। लेकिन उसके लिए आपको पैसे देने नहीं पड़ रहे हैं, तो वो भी क्या हो रहा है, वो लिविंग स्टाइल भी आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो इसका एग्जाम्पल अगर आप देखोगे जैसे कि ट्यूशन फीस हो गया, एनुअल फीस हो गया, ओके, लाइब्रेरी फीस हो गया, एनसीसी फीस हो गया, बुक्स परचेज हो गया, ये सारा कुछ डायरेक्ट कॉस्ट में आएगा। ओके, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिविंग एक्सपेंसेस हो गया, लिविंग एक्सपेंसेस या फिर टाइम इन्वेस्टमेंट हो गया। इसको कई कई ऐसे भी कहते हैं ये अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट है। ओके, इसको भी अच्छे से याद कर लो, ये भी क्वेश्चंस आते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसको कहा जाता है? इनडायरेक्ट कॉस्ट को अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट कहा जाता है। क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो ये आपको अपॉर्चुनिटी प्रदान करेगा। आप जितना ज़्यादा खुद को झोंकोगे प्रोसेस में उतना ज़्यादा रिजल्ट आने की संभावना है। आपकी सक्सेस पाने की अपॉर्चुनिटीज़ को ये बढ़ा रहा है। या फिर आप जितना कम पढ़ोगे उतना अपॉर्चुनिटीज़ आपके घटते जाएंगे, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ओके, फिर अगर तीसरा डिफरेंस हम देखेंगे, ये डायरेक्टली पेड है। ओके, डायरेक्टली पेड, आप डायरेक्टली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को पेड कर रहे हो। इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या हो रहा है? इनडायरेक्ट कॉस्ट में आप इंस्टीट्यूशंस को डायरेक्टली पेड कुछ भी नहीं कर रहे हो, ये सिर्फ एक कॉन्सिक्वेंस है। ओके, फिर अगर चौथा डिफरेंस आप देखोगे, इसको कहा जाता है इमीडिएट एजुकेशनल एक्सपेंसेस। इमीडिएट एजुकेशनल एक्सपेंसेस, अगर आपको एडमिशन लेना है तो इमीडिएटली विद इन ड्यू डेट आपको एडमिशन फीस जमा करना पड़ेगा। इमीडिएट एजुकेशनल एक्सपेंसेस है डायरेक्ट कॉस्ट। लेकिन ये इमीडिएट नहीं है, इमीडिएट नहीं है। हर रोज़ आप 4 घंटा पढ़ते थे, एक दिन आप 2 घंटा पढ़ लोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसका इमीडिएट कोई भी कॉन्सिक्वेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं किसके ऊपर ज्यादा फोकस करता है? पर्सनल इंटरेस्ट या फिर सैक्रिफाइस के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। यहाँ के जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस है, आपके पॉकेट से आ रहा है या फिर आपके पेरेंट्स की पॉकेट से आ रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर देखोगे जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट में यहाँ पर ज्यादा पर्सनल इम्पैक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा, पर्सनल इम्पैक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये कुछ डिफरेंसेस
प्रोसेस है, बेसिक से अगर आप कहोगे तो जो डायरेक्टली आप इंस्टीट्यूशंस को दे रहे हो थ्रू मॉनिटरी हो गया, उसको आप कहीं ना कहीं डायरेक्ट कॉस्ट में ले सकते हो। और जो चीज़ें आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, आप वे ऑफ लिविंग के हिसाब से, अपॉर्चुनिटीज़ पाने के लिए या फिर बेटर सक्सेस पाने के लिए खुद में जो झोंक रहे हो, खुद में जो इन्वेस्ट कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट कॉस्ट में आएगा। ओके, तो ये तो मेजर टाइप ऑफ दो कॉस्ट हो गए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और भी तरीके से हम एजुकेशनल कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन को डिवाइड कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर एजुकेशन में जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, एक्सपेंस करने वाला अगर खुद इंडिविजुअल है तो इसको कहा जाएगा इंडिविजुअल कॉस्ट या फिर प्राइवेट कॉस्ट। जो पेरेंट्स दे रहा है या फिर जो बच्चा फीस पेमेंट कर रहा है उसको कहा जाएगा प्राइवेट कॉस्ट या फिर इंडिविजुअल कॉस्ट। लेकिन अगर एजुकेशन को बेटर करने के लिए सोसाइटी कंट्रीब्यूट कर रहा है या फिर गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है तो इसको कहा जाएगा पब्लिक कॉस्ट या फिर सोशल कॉस्ट। इसको भी अच्छे से याद करना है, प्राइवेट कॉस्ट क्या है या फिर पब्लिक कॉस्ट क्या है। ये सारे हो गए कॉस्ट ऑफ एजुकेशन के बहुत सारे विभाग या फिर टाइप्स। फिर देख लेते हैं कॉस्ट एनालिसिस क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है इस इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन का वो है कॉस्ट एनालिसिस। कॉस्ट एनालिसिस के ऊपर ही ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। आपने नेट में भी देखा होगा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के ऊपर ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉस्ट एनालिसिस। तो कॉस्ट एनालिसिस है क्या? कॉस्ट एनालिसिस ज्यादातर आप देखोगे इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन टूल है, जिस टूल के द्वारा हम क्या करेंगे, जो गोल हमने सेट किए हैं, जो एम्स हमने सेट किए हैं, उस गोल्स को अटेंड करने के लिए या फिर उस एम्स को अटेंड करने के लिए क्या क्या कॉस्ट चाहिए या फिर वो कॉस्ट कैसे मिलेगा, उसको कैसे मैनेज करना है और कैसे बेटर आउटपुट लाना है, उसको जो टूल बताने में सक्षम होगा वास्तव में वो टूल है कॉस्ट एनालिसिस। तो कॉस्ट एनालिसिस के चलते हम 3 काम ज्यादातर देखेंगे। जैसे कि कॉस्ट एनालिसिस के हिसाब से हम बजटिंग करेंगे, कितना चाहिए उस गोल को अचीव करने के लिए, उस टारगेट को अचीव करने के लिए कितना चाहिए, उसके लिए हम बजटिंग करेंगे। जो अब आ गया है उसको हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना रहा, ये सारा कुछ अकाउंटिंग भी करेंगे। और बेटर डिसीजंस लेने में ये कॉस्ट एनालिसिस ही हेल्प करेगा। क्या रिसोर्सेस चाहिए, कौन से रिसोर्सेस ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा, ये सारा कुछ हम कॉस्ट एनालिसिस में देखते हैं। तो उसको आधार बना के अगर हम स्टेप्स लेंगे तो जो गोल हमने डिफाइन किए हैं, जो टारगेट हमने डिफाइन किए हैं, वो टारगेट को हम जल्द से जल्द अचीव कर पाएंगे। इसको ही कहा जा रहा है बेटर डिसीजन मेकिंग। तो कॉस्ट एनालिसिस बहुत ही बड़ी एसेट्स है इकोनॉमिक्स में। ओके, तो कॉस्ट एनालिसिस क्या करेगा? कॉस्ट एनालिसिस पहले रेलेवेंट टास्क को आइडेंटिफाई करेगा, क्या क्या काम करना है ताकि एक बेटर आउटपुट आ सके, ताकि बेटर मैनेज हो पाए, ताकि बेटर रिजल्ट आ पाए, गोल की तरफ हम इजीली जा पाए। इसीलिए रेलेवेंट टास्क को ये आइडेंटिफाई कराएगा। इसके साथ साथ कौन से वो रिसोर्सेस या फिर लेबर या फिर इनपुट्स लगने वाले हैं उसको ये बेटर आइडिया देगा, ताकि आप जिसको भी इनपुट लोगे वहां से बेटर रिजल्ट आएगा या फिर बेटर आउटपुट्स आएगा। ओके, तो कॉस्ट एनालिसिस के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, उसको भी जान लेते हैं। तो पहला जो स्टेप्स है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोसेस, यानी कि कौन सा वो प्रोसेस है जो प्रोसेस को हम कॉस्ट एनालिसिस करना चाहते हैं या फिर बेटर वे में उसको देखना चाहते हैं। उसको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, नेमिंग करना पड़ेगा कि ये प्रोसेस को हमको कॉस्ट एनालिसिस करना है। या फिर एग्जांपल के हिसाब से ले लो कि एनरोलमेंट का जो प्रोसेस हो रहा है या फिर एडमिशन होने वाला है, उसके लिए आपको कॉस्ट एनालिसिस करना है। तो पहले आपको लिखना पड़ेगा कि हमको एनरोलमेंट का जो प्रोसेस है उसका कॉस्ट एनालिसिस करना है। पहला हो गया आइडेंटिफिकेशन। सेकेंड स्टेप जो है वो है डिवीजन ऑफ प्रोसेस। डिवीजन ऑफ प्रोसेस में क्या होगा? ब्रेकिंग डाउन करेंगे हम, ब्रेकिंग डाउन इनटू स्मॉलर स्टेप, छोटे छोटे स्टेप्स में इसको ब्रेकिंग डाउन कर रहे हैं। यानी कि ओवरऑल प्रोसेस को बेटर मैनेज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मैनेजेबल कंपोनेंट में इसको डिवाइड कर रहे हैं। जैसे कि हम एडमिशन में क्या करते हैं, एडमिशन में एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव करते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं, फीस रिसीव करते हैं, फीस का जो स्लिप वगैरह देते हैं, उसके बाद क्लास अलॉट करते हैं। ओके, ये
सारा कुछ जो है ये स्टेप वाइज ब्रेकिंग डाउन करना पड़ेगा ताकि प्रोसेस को और ज़्यादा ईजी किया जा सके और ज़्यादा स्मूथ किया जा सके। इसीलिए डिवीजन ऑफ द प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉस्ट एनालिसिस में। फिर तीसरा जो स्टेप्स है डिटर्मिनेशंस ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि वो प्रोसेस को बेटर करने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेस चाहिए, यानी कि मैन पावर कितने चाहिए, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कितना चाहिए, फिर सप्लाईज कितना चाहिए, जैसे कि लिखने के लिए टेक्स्ट बुक चाहिए या फिर नोटबुक चाहिए या फिर पेन चाहिए या फिर कोई कंप्यूटर चाहिए उसको इनपुट्स डालने के लिए। ये सारे सप्लाईज को भी आपको रिसोर्स के हिसाब से लेना पड़ेगा, इसी के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। फिर सुपरविजन के लिए कौन कौन से एकेडमिक कोऑर्डिनेटर चाहिए, डिपार्टमेंट हेड्स चाहिए, ये सारा कुछ भी आपको वहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर एनवायरनमेंट भी आता है, क्लासरूम्स कैसा होगा, फैसिलिटीज़ क्या क्या रहेंगे, ये सारे भी यहाँ पर डिटरमाइन कर दिया जाता है। ओके, ये हो गया थर्ड स्टेप्स। फिर नेक्स्ट हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइम एंड वॉल्यूम्स, यानी कि जो हम एजुकेशनल स्टेप्स ले रहे हैं सभी स्टेप्स के लिए कितना टाइम लगने वाला है, इसको भी आपको पहले से ही फिक्स करना पड़ेगा, उसी के आधार पे प्लान करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 2 घंटे का कार्य था उसको आप 4 घंटे लगा रहे हैं, 1 दिन का कार्य है उसको आप 3 दिन लगा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने की संभावना है। इसीलिए आपको टाइम फ्रेम्स के आधार पे ही सारा कार्य को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो टाइम फ्रेम भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके साथ साथ आपको वॉल्यूम को भी कंसीडर करना पड़ेगा। सपोज आपका टोटल सीट है 500 बच्चों को आपको एडमिशंस करना है, 500 बच्चों को आपको कितना वॉल्यूम पहले दिन में करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन में सारे के सारे बच्चे एनरोल्ड हो जाएंगे, ऐसे नहीं होगा, बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए आपको क्या करना है, 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन टाइम लेके एक दिन में कितना करना है, सो वॉल्यूम को आपको पहले डिटरमाइन करना पड़ेगा। उसी के आधार पे एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा, सिलेक्शन लिस्ट निकालना पड़ेगा, उसी के आधार पे बच्चे आएंगे, तभी आपके कार्य स्मूथ हो सकते हैं। और लास्ट में जो है वो है कॉस्ट एनालिसिस। और यहाँ पर क्या होगा, एजुकेशनल प्रोसेस में कितना कॉस्ट इन्वॉल्व है उसको स्क्रूटिनाइज किया जाएगा, यानी कि एक करिकुलम रन करने में कितना कॉस्ट लग रहा है इसको यहाँ पर स्क्रूटिनाइज किया जाएगा। उसके साथ साथ क्या कुछ अल्टरनेटिव मेथड्स है, सपोज हम प्रिंटेड मटेरियल के अल्टरनेटिव के हिसाब से हम कुछ डिजिटल टूल यूज करना चाहते हैं, तो क्या कुछ अल्टरनेटिव मेथड यूज किया जाएगा, वो भी वहाँ पर क्लियरली स्पेसिफाई होगा। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर इवालुएट होगा कितना बेनिफिट आ सकता है या फिर डिफरेंट अप्रोचेस लेने से कितना ज़्यादा इफेक्टिव सॉल्यूशंस आ सकता है, उसको भी यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। यानी कि ये वो फेज है जहाँ पर हम सबसे ज़्यादा एनालिसिस करते हैं कॉस्ट की या फिर उसके अल्टरनेटिव्स की। तो ये जो 5 स्टेप्स है ये ज़्यादातर आप देखोगे जो एजुकेशनल सेक्टर रहता है वहाँ पर कोई प्रोग्राम की अगर कॉस्ट एनालिसिस करना है तो ये 5 स्टेप फॉलो किए जाते हैं। ओके, तो ये कॉस्ट एनालिसिस करने के लिए कौन कौन से मेथड्स है या फिर कौन कौन से अप्रोचेस है जो कि कॉस्ट एनालिसिस को और ज़्यादा इफेक्टिव बना देता है और ज़्यादा बेहतरीन बना देता है, फ्रूटफुल बना देता है, वो भी जानना बहुत जरूरी है। आपके सिलेबस में एक अप्रोच है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप नेट के एग्जाम देख लो, चाहे सेट एग्जाम्स देख लो, वहाँ पर इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं जो कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस यानी कि सीबीए अगर आपके सिलेबस में है तो इसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ जो अप्रोचेस हम देखेंगे ज़्यादातर 4 तरह के अप्रोचेस ज़्यादा फेमस है एजुकेशन में। पहला अप्रोच हो गया कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस, फिर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस, कॉस्ट फिजिबिलिटी एनालिसिस। इन चारों को हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जिसको पढ़ेंगे वो है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ओके, तो पहला अप्रोच है कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस। यहाँ पर इफेक्टिवनेस को एनालाइज किया जाएगा, यानी कि ऑल्टरनेटिव प्रोसेस को ज़्यादा एम्फासिस किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा। सपोज एक इंस्टीट्यूशन है वो क्या कर रहा है, एक मेथड को एडॉप्ट कर रहा है, उसी मेथड के आधार पे वो क्या कर रहा है, टीचिंग्स दे रहा है। तो ऐसा नहीं है कि उस मेथड से और बेहतर मेथड नहीं होगा, हमको पहले उसके अल्टरनेटिव्स को भी जानना पड़ेगा ताकि हम कंपेयर कर पाए कि कौन सा मेथड ज़्यादा इफेक्टिव होगा, कौन सा मेथड हमारे बच्चों के लिए, हमारे इंस्टीट्यूशंस के लिए बेटर है या फिर इफेक्टिव है, उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई कम इन्वेस्टमेंट में बेटर मेथड्स है तो उसमें हमको निवेश करना पड़ेगा, उसमें हमको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ताकि हमारे इंस्टीट्यूशंस और बेहतर हो सके, डेवलप कर सके। इसीलिए कॉस्ट एनालिसिस एक ओवरव्यू देता है, एक
आइडिया देता है कि जो पॉसिबल प्रोसेसेस है उसके अल्टरनेटिव्स में क्या और हो सकते हैं, उस अल्टरनेटिव प्रोसेस को कोर्स ऑफ एक्शंस में लाने से क्या कुछ चेंजेस हो सकते हैं, उसको पहले हमको देखना पड़ेगा, उसको पहले हमको डिजाइन करना पड़ेगा, उसको पहले हमको जानना पड़ेगा, तभी जाके हम एक बेटर एजुकेशन के लिए प्लान कर सकते हैं। ओके, इसीलिए जितना भी आप देखोगे जो कॉस्ट एनालिसिस होता है ये टू द पॉइंट हो जाता है या फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की तरफ ज्यादा झुक जाता है। तो कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस क्या कर रहा है, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस ज्यादातर आप देखोगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की ये बात करेगा, स्पेसिफिक गोल की ये बात करेगा, ये ओवरऑल या फिर जनरल गोल की बात नहीं करेगा, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स की बात नहीं करेगा, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की ये बात करेगा। क्योंकि जब तक आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को नहीं देखोगे, उसके अल्टरनेटिव्स को नहीं सोचोगे, आप और बेहतर कर नहीं सकते और इम्प्रूवमेंट ला नहीं सकते, कम में ज़्यादा बेहतर कर नहीं सकते। इसीलिए आपको टू द पॉइंट सोचना पड़ेगा, स्पेसिफिक सोचना पड़ेगा। ओके, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एक सबसे बेहतरीन टूल है, सबसे बेहतरीन अप्रोच है जहां पर हम कम से भी ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। सपोज एग्जाम्पल के रूप में एक स्कूल का नीड है टेक्स्ट बुक, ओके, लेकिन वो इंस्टीट्यूशन सोच रहा है कि इसके अल्टरनेटिव में क्या हम डिजिटल कुछ दे सकते हैं बच्चों को उसी रेट में या फिर मार्जिनल रेट में, कोई लैपटॉप, कोई टैबलेट, कोई अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दे सकते हैं जिसके चलते बच्चे और ज्यादा इन्वॉल्व हो सके और ज्यादा आउटपुट आ सके। ये जो अल्टरनेटिव थिंग्स स्पेसिफिकली देखा जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस में होता है। तो क्या कुछ इम्प्लीकेशंस है कॉस्ट इफेक्टिवनेस का एजुकेशंस में, वो भी थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर भी जैसे हमने एग्जाम्पल में भी देखा कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस को अगर हम एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यूज करेंगे तो वो हो जाएगा कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ एजुकेशन। यानी कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक गोल्स को हम ले रहे हैं, एजुकेशंस में हो गया, एजुकेशन सेक्टर में हो गया, इंस्टीट्यूशंस में हो गया, कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स या फिर गोल या फिर एम को लेके उसके ऊपर काम करना, उसको कंपेयर करना, कितना कॉस्ट लगेगा, उसका कितना आउटकम्स आएगा, इसका जो रेपोकर्सन्स होगा क्या होगा, इसको ही एनालिसिस करना हो गया कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस। ओके, तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट से क्या किया जा रहा है, मैक्सिमाइज एजुकेशनल आउटपुट निकालने की बात किया जा रहा है। यानी कि रिसोर्सेस कम है, उसी कम रिसोर्स से कितना ज़्यादा हम आउटपुट ले सकते हैं, क्योंकि हम अल्टरनेटिव्स वेज यहाँ पर ज़्यादा ढूंढ रहे हैं, अल्टरनेटिव्स को हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। क्या अलग वे है, क्या अलग आइडिया हो सकता है, क्या अलग टेक्निक्स हो सकता है जिसके चलते हम कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट निकाल पाए। ओके, इसको ही कहा जाएगा कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ एजुकेशन। इसीलिए कॉस्ट इफेक्टिवनेस में क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है एजुकेशनल स्ट्रेटेजी का। यानी कि वो कॉलेज, वो इंस्टीट्यूशंस ये पॉलिसी लाया, ये टेक्निक्स लाया, ये इक्विपमेंट लाया और उनका एजुकेशन बेटर हो गया, हमको भी उसको एडॉप्ट करना है। हमारे यहाँ भी अगर वो टेक्निक्स, वो मेथड यूज किया जाए तो हमारे यहाँ भी उतना ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है या फिर आउटपुट आ सकता है। ये क्या है, ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस को बता रहा है। ओके, तो जो कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस होता है ये स्पेसिफिक गोल की तरफ ज़्यादा फोकस करता है, ज़्यादा झुका हुआ होता है एज कंपेयर टू ओवरऑल एस्पेक्ट। ओके, तो ओवरऑल एस्पेक्ट के ऊपर ये ज़्यादा फोकस नहीं करेगा, फोकस करेगा टू द पॉइंट या फिर स्पेसिफिक एम्स के ऊपर, स्पेसिफिक गोल के ऊपर। ओके, तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है उसको भी देख लेते हैं। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा टूल है जहां पर हम प्रोजेक्ट की इकोनॉमिक फिजिबिलिटी हम जान पाते हैं। यानी कि जो टोटल कॉस्ट हम यूज कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके तुलना में कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितना बेनिफिट्स आ रहा है, कितना आउटकम्स आ रहा है, इन दोनों का कंपैरिजन हमको मिलता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में। सपोज हम 10 लाख रुपए एक इंस्टीट्यूशन में डाल रहे हैं तो उस 10 लाख में कितना आउटपुट आएगा, ये इनपुट और आउटपुट का तुलना करना, ये इनपुट के बदले कितना आउटपुट आ रहा है, इसका एनालिसिस करना ही वास्तव में हो गया कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इसके नाम पे ही इसका भावार्थ छुपा हुआ है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। यानी कि जो कॉस्ट हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे कितना बेनिफिट आउटपुट के हिसाब से निकल रहा है, उसको एनालिसिस करना ही कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है। तो यहाँ पर कौन कौन से प्रोसेस आएंगे, जैसे हमने कॉस्ट एनालिसिस में स्टेप्स पढ़े थे वही स्टेप्स यहाँ पर भी आएंगे।
जाएंगे, यानी कि आइडेंटिफाई करना, यानी कि कौन से प्रोसेस को हमको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है वो पहले जानना पड़ेगा, उसको क्वांटिफाई करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा, फिर लास्ट में कितना बेनिफिट आया, कितने कॉस्ट में कितना आउटपुट आया, उसको हमको डिटरमाइन करना पड़ेगा। इसी को ही कहा जाएगा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को लेके बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट है वेरियस टाइप के डेफिनेशंस दिए हुए हैं, उसको भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला डेफिनेशन है विलियम बॉमल का। बॉमल क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एक सिस्टेमेटिक प्रोसेस है जिसके द्वारा जो हमने कॉस्ट इनपुट किया है उसी के आधार पे कितना बेनिफिट आ रहा है उसको कैलकुलेट करना, उसको कंपेयर करना, ये है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये कहना है बोमल का। ओके, फिर हॉवर्ड रेफा क्या कहते हैं? हॉवर्ड रेफा कहते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एक डिसीजन मेकिंग टूल है, क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के द्वारा ही हम एक बेटर डिसीजन ले पाते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे, कितना एक्सपेक्टेड कॉस्ट लग रहा है एक प्रोजेक्ट के लिए और उससे कितना एक्सपेक्टेड बेनिफिट आने वाला है, इसको हम कंपेयर करते हैं। यानी कि इतना हम इनपुट देंगे तो उससे कितना आउटपुट आएगा, इसको हम बेटर वे में जब जान पाएंगे तब एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे, ये करना है नहीं तो वो करना है, यानी कि एक बेनिफिशियल डिसीजन लेने में ये मदद करेगा। फिर रॉबर्ट पिनकी या फिर डैनियल रोविनफेल्ड क्या कहते हैं? ये कह रहे हैं कोई भी एक्शन हो गया या इन्वेस्टमेंट हो गया, उसका जब हम कॉस्ट या फिर बेनिफिट को कंपेयर करते हैं मॉनिटरी टर्म में और उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है सोसाइटल वेलफेयर में, इसको जानना ही कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, ये कहना है रोविनफील्ड या फिर पेनकी का। ओके, फिर जॉन ग्राहम क्या कहते हैं? जॉन ग्राहम कहते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एक फॉर्मल मेथड है जिसके द्वारा हम इकोनॉमिकल वर्थ को इवैल्यूएट करते हैं, जान पाते हैं। यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट हो उसका कॉस्ट के आधार पे कितना बेनिफिट जनरेट हो रहा है, इसको कंपेयर करना ही कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है। और जो लास्ट डेफिनेशन है वो है जेसी स्टिग्लिच का। ये क्या कहते हैं? ये कह रहे हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एक ऐसा टूल है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, जिसके द्वारा हम बेटर इकोनॉमिक इफिशिएंट डिसीजन ले पाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो भी हम प्रोजेक्ट ले रहे हैं, जो भी हम पॉलिसी क्रिएट कर रहे हैं, उसके साथ जो कॉस्ट एसोसिएटेड है वो कॉस्ट कितना बेनिफिट दे पा रहा है उसके ऊपर ही हम ज़्यादा फोकस करते हैं, उसको ही हम जानते हैं। इसीलिए ये इकोनॉमिक इफिशिएंसी ऑफ डिसीजन को एसेस करने का सबसे बेहतरीन टूल है, ये कहना है स्टिग्लिच का। ओके, फिर देख लेते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ एजुकेशन क्या है, कैसे हम एजुकेशन में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को यूज करते हैं। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एजुकेशन के प्रोस्पेक्टिव से क्या है, ये ऐसा एक मेथड है जो क्या करेगा, एजुकेशन में जो इकोनॉमिक वैल्यू इन्वेस्ट किया जा रहा है उसका आउटपुट क्या है, उसका बेनिफिट क्या है, या फिर जो कॉस्ट इनपुट्स में आ रहा है उसका क्या कुछ बेनिफिट्स आने वाला है, इसको इवैल्यूएट करना, इसको कंपेयर करना ही वास्तव में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ एजुकेशन है। यानी कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को हम एजुकेशन को बेटर करने में यूज कर रहे हैं। ओके, तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एजुकेशन में क्या कर रहा है, ये जो एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में हुआ है इसका कितना ज़्यादा इकोनॉमिकल रिटर्न्स आ रहा है, इसको बेटर वे में इवैल्यूएट करना ही कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का काम है। यानी कि एजुकेशन में जो डायरेक्ट कॉस्ट इन्वॉल्व है, जैसे कि ट्यूशन फीस हो गया, लाइब्रेरी फीस हो गया, बुक्स हो गया, ये जो डायरेक्ट कॉस्ट इन्वॉल्व हुए हैं, या फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया, टाइम हो गया, या फिर डेडिकेशन हो गया, ये जो हमने इन्वेस्ट किए हैं उसका क्या कुछ बेनिफिट्स आ रहा है, उसका क्या कुछ आउटपुट्स आ रहा है, क्या वो हमको एक बेटर रिजल्ट दे पा रहा है, बेटर स्किल डेवलप करवा पा रहा है, बेटर अर्निंग्स दे पा रहा है, बेटर जॉब सिक्योरिटी दे पा रहा है, या फिर सोसाइटल गेन करवा पा रहा है, ये इसका आउटकम्स है या फिर रिजल्ट है। यानी कि इसको जब हम कंपेयर करेंगे कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है और कितना आउटपुट आ रहा है, जब इसको हम बेटर वे में कंपेयर करेंगे तो वो हो जाएगा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ एजुकेशन। तो ये एनालिसिस क्या कर पा रहा है, जो एजुकेशन में हमने इन्वेस्टमेंट किए हैं क्या वो पॉजिटिव रिटर्न्स दे पा रहा है इंडिविजुअल के लिए एज वेल एज फॉर द सोसाइटी, क्या दे पा रहा है, इसका पता चलता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ एजुकेशन के द्वारा। ओके,
तो जो CBA है यानी कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, इसका क्या कुछ एडवांटेज है, क्या कुछ मिलता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में, ये भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या कर रहा है, जो इकोनॉमिक इफिशियंसी है एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट का, उसको ये इवालुएट करता है, यानी कि कितना कॉस्ट हमने दिया है उससे कितना बेनिफिट आ रहा है, कितना इफिशियंसी ये दिखा पा रहा है, इसको इवालुएट कर पाते हैं। उसके साथ साथ हम कंपेयर कर पाते हैं वेरियस कॉस्ट की, चाहे मॉनिटरी हो गया चाहे नॉन मॉनिटरी हो गया, और उसका कितना ज़्यादा पोटेंशियल बेनिफिट एजुकेशंस में आ रहा है, इसको भी हम देख पाते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में। और सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पर इंडिविजुअल अर्निंग कितना एनहेंस हो रहा है, यानी कि जो कॉस्ट हमने दिया था और जो बेनिफिट आ रहा है वहाँ पर इंडिविजुअल कितना अर्न कर पा रहा है, या फिर सोसाइटल कितना इम्प्रूवमेंट आ रहा है, उसको भी हम यहाँ पर देखते हैं। यानी कि जो इनपुट्स हमने दिया है या फिर जो कॉस्ट हमने इन्वेस्ट किया है वहाँ पर इंडिविजुअल में कितना स्ट्रेंथ आ रहा है, इंडिविजुअल में कितना बेटर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रहा है, इंडिविजुअल में कितना पोटेंशियलिटी डेवलप हो रहा है, और आगे चल के वो कितना आउटपुट्स ले पा रहा है, यानी कि कैरियर अपॉर्चुनिटीज कितना ज़्यादा उसको मिल रहा है, ये भी यहाँ से पता चलता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में। ओके, फिर इसके साथ साथ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में क्योंकि हम इनपुट्स और आउटपुट्स की तुलना कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ये नेशनल डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल होगा, क्योंकि कितना हमको इनपुट करना है, कितना ज़्यादा आउटपुट लेना है, इसको भी हम यहाँ पर जानते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से रिसोर्स हम इनपुट करेंगे तो बेटर आउटपुट आएगा, यहाँ पर एनालिसिस करके जानेंगे। तो नेशनल डेवलपमेंट में जो जो हमको चाहिए उसको पाने के लिए क्या क्या इनपुट्स होना चाहिए वो भी यहाँ पर हम जान पाएंगे। जब हम इनपुट और आउटपुट का बेटर रिलेशनशिप जान पाते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं, इंडिविजुअल में ज़्यादा कैपेसिटी हम डेवलप कर पाते हैं, नॉलेज स्किल ज़्यादा डेवलप कर पाते हैं, और उसके चलते हम उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा दे पाते हैं, और जॉब जब उसको मिलेगा तो पॉवर्टी अपने आप घटता जाएगा। यानी कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या कर रहा है, पॉवर्टी को रिड्यूस कर रहा है, इनकम इनइक्वालिटी जो समाज में है, सोसाइटी में है, उसको भी ये स्टेबिलाइज कर रहा है, यानी कि उसको भी ये दूर कर रहा है। और जितना ज़्यादा इनकम बढ़ेगा उतना ज़्यादा क्राइम रेट घटेगा, क्योंकि जितना बेटर एजुकेशंस मिल रहा है, जितना प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है, जितना एफिशिएंसी बढ़ रहा है, जितना जॉब मिल रहा है, लोग उतना कम क्राइम करेंगे, चोरी उतना कम होगा, और भी जो तरह तरह के क्राइम्स है वो कम होता जाएगा, घटता जाएगा। ओके, फिर जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है ये बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करता है, क्योंकि हमको पता है कि क्या इनपुट्स देने से क्या आउटपुट होगा, कितना इनपुट्स देने से कितना आउटपुट होगा, बेस्ट कौन सा है, ये जब हमको पता चल जाता है तो हम एक बेटर इन्फॉर्म डिसीजन ले पाते हैं फॉर पॉलिसीज या फिर बेटर इन्वेस्टमेंट। ओके, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और एक काम करता है वो है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को ये एसेस करता है, यानी कि जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसका कितना रेपोकर्शंस है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, उसका क्या ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है, क्या बेटर इम्पैक्ट हो सकता है, ये भी कौन बताएगा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बताएगा। या फिर जो आउटपुट्स आ रहे हैं वो आउटपुट्स कितने दिन तक लास्ट करेगा वो भी बताएगा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यानी कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को कौन बेटर वे में एसेस करेगा वो है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या करता है, हमको एक बेटर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ताकि हम एजुकेशनल स्पेंडिंग को और बेहतर वे में समझ पाए, जान पाए, और उसी के आधार पे हम फर्दर स्टेप्स ले पाए। फिर जो तीसरे टाइप का अप्रोच है ये है कॉस्ट यूटिलिटी अप्रोच। यहाँ पर ज़्यादातर यूटिलिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस एक ऐसा मेथड है जहाँ पर कॉस्ट के डिफरेंट ऑप्शंस के आधार पे क्या क्या बेनिफिट आने वाले हैं उसको ज़्यादा यहाँ पर फोकस किया जाएगा। तो यहाँ पर एनालिसिस करने के लिए नंबर्स भी यूज होंगे, यानी कि कॉस्ट भी यूज होंगे, उसके साथ साथ ओपिनियन भी यूज होंगे, वेरियस पर्सन्स की ओपिनियंस
सिचुएशंस भी यहाँ पर तवज्जो दिया जाएगा, वैल्यू दिया जाएगा, उसी के आधार पे डिसीजन लिया जाएगा। ओके, तो ये एनालिसिस कहाँ पर ज़्यादा यूज होता है? जहाँ पर लिमिटेड इंफॉर्मेशंस होते हैं, अनसर्टन इंफॉर्मेशंस होते हैं, ऐसे सिचुएशंस में क्या करना पड़ता है, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो इन सिचुएशंस से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं, उनसे कुछ कुछ इंफॉर्मेशंस लिए जाते हैं और उसी के आधार पे कार्य किए जाते हैं। तो ये एनालिसिस एक स्पेशल तरह का एनालिसिस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा रेंज मिल रहा है और क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर आप देखोगे सब्जेक्टिव ओपिनियन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर डिफरेंट पीपल के ओपिनियन के आधार पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे आउटकम्स आने की संभावना है। उन सभी आउटकम्स को कंसीडर करके ही प्लानिंग किया जाता है। ओके, एंड जो लास्ट या फिर फोर्थ नंबर का अप्रोचेस है वो है कॉस्ट फिजिबिलिटी एनालिसिस। फिजिबिलिटी के ऊपर भी यहाँ पर एनालिसिस किया जाता है। फिजिबिलिटी का मतलब यहाँ पर जो फाइनेंस हमने लगाया है, जो इनपुट्स हमने लगाया है, वो कितना वेएबल है, यानी कि वो कितना हमारे एक्सपेक्टेशंस के आधार पे मीट कर पा रहा है, उसको ही कहा जा रहा है फिजिबिलिटी एनालिसिस। यानी कि क्या ये प्रोजेक्ट एफोर्डेबल है, जो हमने टारगेट लिया है, क्या वो टारगेट को मीट कर पा रहा है, या फिर वो टारगेट को अचीव करने के लिए जो रिसोर्सेस अवेलेबल है, क्या ये एफोर्डेबल है, क्या ये सफिशिएंट है। जो इसका आंसर्स देगा वो होगा कॉस्ट फिजिबिलिटी एनालिसिस। यानी कि ये क्या कर रहा है, ये प्रैक्टिकबिलिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है, ये प्रैक्टिकली प्रोसीड कर रहा है। जो रिसोर्सेस एक्चुअल में अवेलेबल है, क्या वो हमारे डिज़ायर को फुलफिल कर पा रहा है, हमारे टारगेट को अचीव करने में 100% मददगार हो पा रहा है, इसको जान पाना ही कॉस्ट फिजिबिलिटी एनालिसिस है। ओके, तो ये तो था कॉस्ट एनालिसिस के 4 अप्रोचेस। आगे चल के बाकी सारे जो टॉपिक्स रह गए हैं वो देखेंगे। तो इंपोर्टेंट एमसीक्यूज थोड़ा बहुत देख लेते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ओके, पहला जो क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? तो पहला ऑप्शन है तो एप्लीकेशंस ऑफ इकोनॉमिकल प्रिंसिपल टू एजुकेशनल इश्यूज। तो ये ऑप्शन क्या कह रहा है, इकोनॉमिक प्रिंसिपल को हम क्या कर रहे हैं, एजुकेशनल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जी हाँ, ये इसका राइट आंसर है। लेकिन देखो बाकी ऑप्शंस भी दे लेते। द स्टडी ऑफ इकोनॉमिकल पॉलिसीज, केवल पॉलिसीज को स्टडी करना ये नहीं है। यहाँ पर पॉलिसीज तो स्टडी होते हैं, लेकिन सिर्फ इसको स्टडी करना ये नहीं है। एनालिसिस ऑफ एजुकेशनल थ्योरीज, सिर्फ एजुकेशनल थ्योरीज को एनालिसिस करना ये नहीं है। एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट है ये, तो एप्लीकेशंस यहाँ पर आना चाहिए। ओके, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल कोरिकुलम, ये भी नहीं है, सिर्फ कोरिकुलम डेवलप करना ये नैरो हो जाता है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। ओके, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन फॉर द कॉन्सेप्ट दैट एजुकेशन इंप्रूव द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल बाय एनहेंसिंग देयर स्किल एंड प्रोडक्टिविटी। ये बहुत ही बड़ा कोट है और ये कोट है थियोडोर स्कॉच का। थियोडोर स्कॉच बहुत ही ज़्यादा फेमस है इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन में। ओके, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैरी बिकर क्या कहते हैं, एजुकेशन इज कंसीडर एज ए क्रूशियल इन्वेस्टमेंट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। एजुकेशन कहाँ पर क्रूशियल इन्वेस्टमेंट है? ये है ह्यूमन कैपिटल के ऊपर क्रूशियल इन्वेस्टमेंट। ये बहुत ही बड़ा कोट है, इसको भी अच्छे से याद कर लो। बेनिफिट कॉस्ट रेशियो क्या है? बेनिफिट कॉस्ट रेशियो या फिर कॉस्ट बेनिफिट रेशियो क्या है? पहला ऑप्शन है ए मेजर ऑफ रेट ऑफ रिटर्न, सिर्फ रिटर्न नहीं है। ए मेजर ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट, सिर्फ इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं है। ए कंपैरिजन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू एक्चुअल कॉस्ट, ये भी नहीं है, लेकिन ये इसका राइट आंसर है। ए रेशियो ऑफ टोटल बेनिफिट टू टोटल कॉस्ट, कितना कॉस्ट हम इनपुट कर रहे हैं और कितना बेनिफिट आ रहा है, इन दोनों का रेशियो को कहा जाता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस या फिर बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, हु इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मलाइजेशन ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एज ए सिस्टेमेटिक प्रोसेस। फॉर्मलाइजेशन की बात कौन करता है? वो है विलियम जे बोमल। विलियम जे बोमल का ये कोट है। ओके, फिर कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस इन एजुकेशन प्राइमरीली किसके ऊपर फोकस करता है? क्या सिर्फ ये रिटर्न के ऊपर फोकस करता है? नहीं। द कॉस्ट ऑफ अचीविंग ए स्पेसिफिक
स्पेसिफिक एजुकेशनल आउटकम्स, कॉस्ट इफेक्टिवनेस किसके ऊपर फोकस करता है, स्पेसिफिक एजुकेशनल आउटकम्स के ऊपर फोकस करता है। ये तो राइट है, लेकिन बाकी भी ऑप्शंस दे लेते हैं। ओवरऑल सोसाइटल बेनिफिट, ओवरऑल को तो ये फोकस नहीं करता, स्पेसिफिक के ऊपर फोकस करता है। रेशियो ऑफ बेनिफिट टू कॉस्ट, ये रेशियो की बात नहीं करता। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द कॉस्ट अचीविंग अ स्पेसिफिक एजुकेशनल आउटकम्स, यानी कि ये स्पेसिफिक की बात करता है। और लास्ट में देख लेते हैं कुछ रेफरेंसेस, जो मैंने ये पीडीएफ वगैरह बनाए हैं, क्लासेस किए हैं, मैंने कुछ रेफरेंसेस लिए हैं, इसको आप भी ले सकते हो एज ए रेफरेंसेस, या फिर फर्दर स्टडीज़ के लिए भी ये बुक को आप पढ़ सकते हो। ओके, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन जो कि भट्टाचार्य का है या फिर लोकमान अली का है, बहुत ही फेमस बुक्स है ये। ओके, फिर इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन आर ए शर्मा का भी है, और जो ये बुक इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन जो कि राजा जाई का है, ये बुक्स मैंने लाइब्रेरी में देखा था, बहुत ही पुराना बुक है और लेकिन बहुत ही बढ़िया बुक है, शायद आपको ऑनलाइन ना मिले। अगर आप फ्री बुक्स चाहते हो तो ये 2 बुक फ्री बुक्स है, ऑनलाइन आराम से आपको मिल जाएगा। मुंबई यूनिवर्सिटी डायरेक्ट आपको वेबसाइट में चले जाना है, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन फ्री में ये बुक अवेलेबल है, या फिर इग्नो के आप वेबसाइट में चले जाओ, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन वहाँ भी फ्री मिल जाएगा। ओके, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक ये है और वाइडली इसको यूज किया जाता है इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन पढ़ने के लिए। ओके, तो ये कुछ रेफरेंसेस हैं जो मैंने लिया था, आपके लिए भी ये यूजफुल हो सकते हैं। ओके, तो ये था आज के वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो चैप्टर्स रह गए हैं या फिर यूनिट रह गए हैं उसको हम एक वीडियो में कवर करेंगे। और लास्ट में जाते जाते अगर आपको कोई डाउट्स है या फिर कोई टॉपिक आपको प्रॉब्लमेटिक लग रहा है तो वो टॉपिक आप कमेंट में सजेस्ट कर सकते हो, वो टॉपिक के ऊपर भी हम ट्राई करेंगे कि 1-2 वीडियो ले आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।